ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा में को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। और खबरों की अगर हम बात करें तो अगले 1 घंटे एकदम पावर पैक शो रहेगा, जिसमें खबरों में मुख्य तौर पर बात होगी बड़ी खबर को लेकर, जिसमें आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को देर रात कल एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में और क्या कुछ अहम खबरें होंगी आंचल आपको बताएंगी। बिल्कुल, और जज के सामने पेश किया जाएगा तो क्या होगा, प्रज्वल रेवन्ना का बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कृतिका, क्योंकि कल 7वां यानी कि जो आखिरी निर्णायक चरण है उसको लेकर मतदान होना है और तमाम जो 904 उम्मीदवार हैं, 57 अहम सीटें, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। आखिरी चरण की जब हम बात करते हैं, हालांकि जो चुनावी प्रचार है वो कल थम गया। ऐसे में क्या कुछ वहां पर इस वक्त सियासी माहौल है, उसके बारे में भी हम करेंगे चर्चा। बिल्कुल, इस खबर पर भी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही आंचल, जो मौसम है, मौसम में की अगर हम बात करें पूरे देश भर में, तो कहीं बारिश का कहर है तो कहीं गर्मी की वजह से लू के थपेड़े चल रहे हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो हम लोग खुद उसको महसूस भी कर रहे हैं, किस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो राजनीति का तापमान की भी बात करेंगे, साथ ही मौसम जो बदल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते टॉप स्टोरी यानी कि सुबह की सुर्खियों पर। आखिरकार एसआईटी के शिकंजे में आया यौन शोषण और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी, आज सुबह होगी कोर्ट में पेशी। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। न्याय की हिरासत बढ़ेगी या नहीं, 30 हजारी कोर्ट में होगा अहम फैसला। बिहार में लू के कारण करीब 20 लोगों की मौत, वहीं 48.3 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा राजस्थान का गंगानगर। यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब समेत बाकी राज्यों में भी भयंकर लू का कहर। केरल में मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर, करीब 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र पर पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, हश मनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और खेल की खबरों में सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पर टिकी नजरें। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। और नया सवेरा में देखते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और खास खबरों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर आज सुबह सामने आई, जहां यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को अब आखिरकार गिरफ्तार किया जा चुका है। बेंगलुरु में देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, रात 12:50 पर। जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया और अब आज उसे अदालत में पेश किया जाना है। उससे पहले एसआईटी के अधिकारी आज सुबह ही सीआईडी दफ्तर भी पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को ही भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया था। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास में राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका उसने पूरी तरह से फायदा उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ काफी प्रदर्शन भी होते रहे और इसी बीच उसने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उसने 31 मई को भारत वापसी की घोषणा की, जिसके बाद से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो भी खारिज हो गई थी। आरोप यह भी है कि प्रज्वल ने 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए और 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और
यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो उन्हें अयोग्यता का भी सामना करना पड़ेगा। और बेंगलुरु से जुड़ गई है इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ आयशा खानम। आयशा, जब अभी कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है ये एक बड़ी उपलब्धि है एसआईटी के लिए। जज के सामने क्या कुछ कहेगा प्रज्वल रेवन्ना ये तो बात का सवाल है, लेकिन उसका राजनीतिक भविष्य अब सवालिया घेरे में है। जी हाँ, बिल्कुल आंचल, ये सबसे बड़ा सबसे शर्मनाक केस रहा पूरे भारत के लिए, क्योंकि एक सांसद होने के नाते जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना पर जो आरोप लगे और उसके बाद इन आरोपों के चलते वो देश छोड़कर भाग गया था और फिर उसको कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है और अब वापस लौटा है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सबसे शर्मनाक केस अब तक भारत की क्रिमिनल इतिहास में रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रज्वल रेवन्ना के सामने जो बड़े बड़े चार्जेस लगे हैं सेक्शन आईपीसी के तहत, धारा 354 सेक्सुअल हैरेसमेंट है, आईपीसी 354 डी स्टॉकिंग का केस है, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और सेक्शन 507 इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो ये केसेस है। इसके अलावा बलात्कार का आरोप इस सांसद पर लगा है। तो ये चार्ज सबसे संगीन चार्ज है जिसके लिए प्रज्वल रेवन्ना को अब कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी और कोर्ट के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने की प्रज्वल रेवन्ना पूरी कोशिश भी करेगा, क्योंकि जाहिर है प्रज्वल रेवन्ना ने जिस तरह से वीडियो जारी किया और वापस लौटने से पहले उसने एक वीडियो जारी किया और कहा कि वो वापस लौट रहा है और उस वीडियो में ये दिखा कि वो किस तरह से तैयारी के साथ वापस लौट रहा है और इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश भी कर रहा है। और उसका ये कहना है कि उसे मजबूर किया गया देश छोड़ने के लिए और वो अपने आप को एक आइसोलेशन में और डिप्रेशन में चला गया था, इसीलिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बहानेबाजी है जो प्रज्वल रेवन्ना बना रहा है अब कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। तो जाहिर सी बात है प्रज्वल रेवन्ना जिस पद पर है, एक सांसद है, उसके दादा जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूरी कोशिश रहेगी राजनीतिक रसूख लगाने की इस पूरे मामले में, प्रज्वल रेवन्ना को अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसा है प्रज्वल रेवन्ना पर, जिस तरह की अब जांच होगी उससे अब प्रज्वल रेवन्ना सजा से नहीं बच सकता। जाहिर सी बात है प्रज्वल रेवन्ना अब भी सांसद है, यही वजह है कि कोर्ट ने उसकी जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी उसको भी खारिज कर दिया, क्योंकि एक सांसद होने के नाते, एक पावरफुल एमपी होने के नाते वो एविडेंस को मिटा भी सकता है। देखिए प्रज्वल रेवन्ना जो 2000 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, ये आरोप है, ये कहा जा रहा है कि इन वीडियोस को लेके ये महिलाओं को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। इनमें से ऐसी कई महिलाएं हैं आंचल जो 18 साल से लेकर, इनमें से कुछ माइनर भी हैं, ये बताया भी जा रहा है, 18 साल से लेकर वृद्ध महिला भी है जो उनके घर में काम करती थी और इस महिला पर भी उस महिला को भी उन्होंने अपने हवस का शिकार बनाया। तो ये तमाम संगीन आरोप है और जो प्रज्वल जिस तरह से प्रज्वल की जो हवस रही है, जाहिर सी बात है ये पूरा केस भारत के इतिहास में एक उदाहरण बनेगा। अगर प्रज्वल रेवन्ना इस पूरे मामले में दोषी साबित होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। जी आयशा, अगर ये देखा जाए तो अभी तक कई सारे, लगभग जिस तरीके से आपने बताया कि 2000 से ज्यादा वीडियो सामने आए, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी महिला अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। उसके पीछे क्या वजह अभी तक आप मानती है? क्या राजनीति और जो रसूख है ये मुख्य कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, ये वही कारण है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। इनमें से 3 महिलाओं ने हिम्मत तो की, वो सामने आए और उन्होंने केस दर्ज किया, आरोप लगाए, बलात्कार का मामला दर्ज किया और इन महिलाओं को भी लगातार धमकियां मिलती रही। इन महिलाओं ने अपनी सफाई में, अपने बयान में एसआईटी के सामने ये भी कहा कि वो अपने बयान को वापस लेने, इस पर भी उन पर दबाव है। तो एक देखिए हासन एक ऐसा क्षेत्र है, हासन जो माना जाता है देवेगौड़ा का गढ़ माना जाता है, गौड़ा परिवार का गढ़ माना जाता है और हासन से देवेगौड़ा परिवार के तमाम लोग किसी न किसी पद पर
पद पर है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, जी। कोई पूर्व प्रधानमंत्री है, तो ऐसे में एक रसूख है देवेगौड़ा परिवार का हासन में। तो यही वजह है कि प्रज्वल रेवन्ना इस बात का पूरा फायदा उठाकर इन महिलाओं को डराता धमकाता रहा और लगातार इन वीडियोस को दिखाकर उन पर बलात्कार करता रहा। और एक बात ये आयशा, है जी। अंचल की कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है, जो 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं, इनमें कुछ वीडियोस में कुछ महिलाएं उन पर जी। ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रही हैं, आसानी से वो उसकी हवास का शिकार हो गई हैं। तो ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि प्रज्वल रेवन्ना ने इन पर जोर जबरदस्ती की है और इन्हें ब्लैकमेल करता रहा है। तो ये तमाम चीजें अब कोर्ट के सामने आएंगी और इसका जवाब देना होगा। आयशा, जिस तरह से भगौड़ा बन जर्मनी भागा था प्रज्वल रेवन्ना, उसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई, कई डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं, और क्योंकि कई माइनर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं जो वीडियोस दावा कर रहे हैं, तो पॉक्सो का मामला भी बनता है इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। अभी एसआईटी ने इस मामले में पॉक्सो का मामला नहीं दर्ज किया है, क्योंकि इस पर अभी एसआईटी के सामने एविडेंस नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि पूछताछ के दौरान प्रज्वल इस पर क्या जवाब देता है। देखिए, पुलिस ने जिन जगहों पर छापेमारी थी, ये वो ही जगह है जहां पर महिलाओं ने कहा था कि प्रज्वल उन्हें इन जगहों पर बुलाता था, यहाँ पर ले जाता था। उन हासन में उनके घर में जो स्टोर रूम है, बहुत बड़ा स्टोर रूम है, यहाँ पर उन्हें बहाने करके बुलाया करता था। इन जगहों पर पुलिस ने छापे मारी और यहाँ का जायजा लिया और क्राइम ऑफ सीन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। एक और मामला है, 3 केसेस प्रज्वल पर दर्ज हैं। एक मामला है किडनैपिंग का मामला, जो प्रज्वल के पिता रेवन्ना पर भी प्रज्वल के पिता रेवन्ना पर भी आरोप है कि इनमें से एक महिला जिसने शिकायत की थी कि प्रज्वल उन पर अत्याचार किया, उन पर बलात्कार किया, और उसके बाद ये हुआ कि इस महिला को किडनैप कर लिया गया। इस महिला को किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर रख दिया गया, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के पिता रेवन्ना का हाथ और उनकी मां भवानी का हाथ रहा। तो ऐसे में रेवन्ना को भी गिरफ्तार किया एसआईटी ने, अब बेल पर है। तो पुलिस इन तमाम जगहों की बहुत अहम है, और खासतौर पर अगर प्रज्वल रेवन्ना की हम बात करें आयशा, तो उनकी माताजी भी अंडरग्राउंड हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर है। लेकिन जिस तरह से जिस रसूख के नशे में प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जज के आगे कहीं ना कहीं ये तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे लगातार आपसे चर्चा हम बुलेटिन्स में करते ही रहेंगे। तो बिल्कुल इस खबर पर तो नजर हमारी रहेगी ही, लेकिन अगले और एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त वक्त हो चुका है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे और तमाम देश भर से जुड़ी हुई अहम खबरों को, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई है, जिसके साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
विभव कुमार की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने 24 मई को विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत को और बढ़ाया गया, जिसके बाद आज उन्हें पेश किया जाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाता है इस पूरे मामले को लेकर के आपकी नजर लगातार शुरू से इस पर बनी रही है और अब आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि अब आज विभव कुमार को राहत मिलती है या नहीं। उसके मुताबिक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इन 2 पुलिस हिरासतों के बीच में कुछ दिन उनको न्यायिक हिरासत में भी रखा गया था। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि कुछ जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके एनालिसिस के बाद ही वो विभव कुमार से आगे की पूछताछ करेगी। तो आज जब विभव कुमार को पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस से ये जानकारी मिलेगी कि 3 दिन की पुलिस हिरासत में उन्होंने क्या हासिल किया, क्या पूछताछ की गई है विभव कुमार से, क्या उन्हें कुछ और एविडेंस मिले हैं इस मामले से जुड़े हुए। क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि विभव कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया, एक उनका जो दूसरा फोन है उसका वो पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि उनको और पूछताछ करनी है। जहां तक दूसरी उनकी एक याचिका है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने पूरी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी और ये कहा है कि ये हिरासत का मामला बनता ही नहीं था जी। जो शिकायत है उसमें जो दावे किए गए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक तरफा है। विभव कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि वहां पर सुरक्षा कर्मी भी थे मुख्यमंत्री के आवास पर, उनके बयान पर दिल्ली पुलिस ने गौर नहीं किया और उनको सिर्फ जो पीड़िता हैं यहाँ पे स्वाति मालीवाल, उनके बयान के आधार पर विभव कुमार को गिरफ्तार करके इस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। एक तरीके से उनका ये कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आज क्या कहती है। क्या वो वापस न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी विभव कुमार को, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार हमने देखा कि स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा अचानक से खड़े होकर के उन्होंने भी ये कहा कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, ये प्रभावशाली व्यक्ति है। और आम आदमी पार्टी की जो पूरा सोशल मीडिया सेल है, वो IT सेल है, उसने स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया। उनको अपनी जान का खतरा है, अपने परिवार के सदस्यों की जान का खतरा है। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी विभव कुमार को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया था। आज 30 हजारी कोर्ट में क्या होगा, दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहेगा, सुनवाई के समय से। लेकिन कई सवाल उठाए गए विभव के वकील द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं दलील दी गई कि वो वहां मौजूद नहीं था। हालांकि वो CCTV में साफ हो गया। लगातार ये भी कहा गया बिना अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची और एक सांसद होने के नाते क्या उनके पास ये सब तमाम हक है, ये अलग बात है। क्या इन दलीलों के दम पर आपको लगता है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आज राहत मिलती हुई नजर आएगी? और खास तौर पर अब स्वाति मालीवाल की अगर बात की जाए तो उनके पास कानूनी क्या विकल्प बच जाते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का ये आरोप रहा है कि विभव कुमार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो भी अब तक की जांच रही है। विभव कुमार ने अपने डिफेंस में ये कहा कि पहली बात, ये ट्रेस पासिंग का मामला है। स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था। ये चीफ मिनिस्टर का घर है जहां हर किसी को अपॉइंटमेंट के साथ आना होता है। सारे झगड़े की वजह ही यही थी, ये विवाद था, दोनों पक्षों के बीच विवाद था। ये इसको लेकर के मारपीट बताना और ये कहना, खासतौर से उन्होंने जो 308 IPC 308 का सेक्शन लगाया गया है कि गैर इरादतन हत्या की कोशिश की गई, इसको उन्होंने आउटरेजियस बताया उनके वकील ने। और ये कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं। इसीलिए वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उनसे दिल्ली पुलिस को बातचीत करनी चाहिए थी, तब उनको स्थिति स्पष्ट होती। लेकिन ये विभव कुमार के वकीलों का कहना है कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है इसमें। स्वाति मालीवाल, बिल्कुल इस तरह के जब भी मामले होते हैं तो उसमें पीड़ित को भी या तो खुद अपनी बात रखने का अधिकार होता है या वकील के जरिए भी अपनी बात कही जा सकती है। स्वाति मालीवाल ने पिछली बार व्यक्तिगत रूप से वहां पेश होकर के विभव कुमार के ऊपर आरोप लगाए और ये कहा कि इनको रिहा करने का जो नतीजा होगा वो सीधे सीधे उनकी जान को खतरा होगा। वो पहले से ही बहुत परेशान है। उनके खिलाफ एक कैंपेन चला दिया गया है आम आदमी पार्टी के IT सेल की तरफ से और विक्टिम शेमिंग की जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि विभव कुमार के साथ इसीलिए किसी तरह की जमानत या रिहाई नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। आगे भी जो अन्य बुलेटिन होंगे उनमें भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कल होने वाले अंतिम चरण के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी है 7वें चरण पर। लेकिन आप सब जानने के लिए देखते रहिए DG न्यूज़ पर नया सवेरा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो 24 की चुनौती की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होना है और इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। तो वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें से 809 पुरुष उम्मीदवार हैं और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की 1 मात्र संसदीय सीट भी इसमें शामिल है। तो वहीं 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से RK सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। और वहीं जबकि इस चरण में अगर विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकट से पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हालांकि 7वें चरण के जब हम चुनावी प्रचार की बात करते हैं वो कल थम गया, लेकिन जिस तरह से हम मतदान की बात करते हैं जो कि कल होना है, इसमें सबसे अहम और हॉट सीट की अगर बात की जाए वो वाराणसी है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बिल्कुल आंचल, जो आखिरी यानी अंतिम चरण है 7वां चरण,
उसमें उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें, जिसमें वाराणसी सबसे चर्चित सीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले लगातार ये कहती रही कि वो जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी पुलिस लाइन पे। हम अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ल से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जो चुनाव कर्मी हैं जो यहाँ पर वो तैयार हैं। थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होनी शुरू होंगी जो पोलिंग पार्टियाँ हैं। वो आप देखिए कि ये इस वक्त वाराणसी का जो पुलिस लाइन है, यहाँ पर आप देखें कि बस आसपास अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो पोलिंग पार्टियां जानी है वो रवाना होने जा रही हैं और उसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो प्रयास किए गए हैं स्वीप अभियान की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन बूथों को चिन्हित किया गया जहाँ पिछली बार 40% से कम मतदान हुआ था, वहाँ खासकर वो शहरी मतदान केंद्र है, वहाँ पर किस तरह से कम फर्स्ट डिवीजन आए उसकी पूरी कोशिश की गई है। उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है। इस बार गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, साइमेन, ये सब लगाए गए हैं और मेडिकल किट दी जा रही है जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं कि वो एक मेडिकल किट लेके जाएं, जिससे अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मी की पोलिंग बूथ पर या किसी की भी वहाँ पर, तो उन्हें तत्काल कुछ ORS के घोल और तमाम दवाइयाँ उस किट में दी जा रही है। और ये इसी जहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है वहाँ पर मेडिकल स्टॉल भी बनाया गया है, हमें बताया गया है। तो इस तरह की एहतियात भी बरते गए हैं। उम्मीद यही है कि कल लोकतंत्र के जो सबसे बड़े महापर्व का जो अंतिम चरण है, इस 7वां चरण, उसमें भारी संख्या में लोग घरों से निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र। लगातार वहां बने रहिए और ज़मीनी हकीकत जो है उससे जुड़ी तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए। बिल्कुल। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पुरी से आ रही है, जहां जगन्नाथ धाम में चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखा दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज भुवनेश्वर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू हादसे की जांच करेंगे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं पुरी से। सोमेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? अभी इस वक्त कितने लोग अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है? जी आंचल, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा के पुरी में चंदन यात्रा के समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस यात्रा में करीबन जब ये यात्रा चल रही थी तो उसमें 40 से 50 हजार के लोग वहां पर इस यात्रा को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ देर में वहां पर आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी के बाद जो आग की लपेट थी, आग की चपेट में आने से कई लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई लोग बचने के लिए वहां पर जो तालाब है वहां पर जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की सूचना पर वहां पर मौके पर प्रशासन पहुंचता है, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है और मौके पर टीम पहुंचने के बाद लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है। आज जो हमारे पास सूचना आई है, कल 3 लोगों की मौत हुई है और देर रात करीबन 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चंदन यात्रा है। हर साल यहाँ पर चंदन यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और गर्मी के मौसम में यह यात्रा यहाँ पर मनाई जाती है और यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु होते हैं तो जब अगर कोई यहाँ पर घटना होती है, मैं कल की घटना की बात करूँ तो यहाँ पर जो पुरी का जो अस्पताल है, यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें इलाज के लिए उस अस्पताल में जब ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर केवल 1 बर्न यूनिट है, यानी जो बर्न यूनिट के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था थी। लोगों को वहाँ पर दूर, कुछ लोगों को वहाँ पर भुवनेश्वर, कटक के अस्पताल में इलाज हालांकि इस पूरे हादसे पर यहाँ पर दूसरी एक सबसे बड़ी सोमेश, इस पूरे हादसे पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक जांच की बात की जाए तो क्या खबर सामने आ रही है? किसकी लापरवाही थी? पटाखों की विस्फोट तो हुई, लेकिन वहां जो जखीरा पड़ा था वो अनियंत्रित रखा गया। उसको क्यों किसी उस तरह की जगह पर संरक्षित या सुरक्षित नहीं रखा गया? क्योंकि ये हर साल का उत्सव है, तो उस लिहाज से प्रशासन को बेहतर तरीके से, चाक चौबंद तरीके से अपना काम करना चाहिए। तो सवालिया निशान नवीन पटनायक सरकार पर भी है।
आंचल, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की है। जब यहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी तो क्या यहाँ की स्थानीय प्रशासन को यह जानकारी नहीं थी कि भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक रखा गया है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। यहाँ पर 24 सालों से यहाँ पर जो नवीन पटनायक की सरकार है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो अस्पताल यहाँ पर बने हैं, जो पूरी के अस्पताल बने, अस्पताल में केवल एक बर्न यूनिट है। माने यहाँ पर गंभीर स्थिति में अगर कोई मरीज यहाँ पर जाता है तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, दूर के अस्पतालों में भेजा जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हुई है। पटनायक सरकार ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और जो जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। जी हाँ, चल सुमेश, जो लोग झुलस गए हैं, आखिरी सवाल यही है बहुत संक्षिप्त में, इंटेंसिव बर्न केयर यूनिट की अगर बात की जाए, किस तरह से उनका वहां ख्याल रखा जाए? चलिए इस पर भी बात करेंगे, समय क्योंकि कम है, लगातार हमें कमांड आ रही है आपसे आगे बुलेटिन में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेंगे, जहां आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त काफी तेज गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी, और जो कि जानलेवा हो गई। यहां पर दरअसल औरंगाबाद में लू की वजह से कई सारी मौतें भी हुई हैं और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त भर्ती हैं। इसके अलावा अगर कैमूर की हम बात करें तो कैमूर में बीते कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु भी हो गई है। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की भी जानकारी है। कुल मिलाकर हीटवेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह हालांकि मेडिकल टीम को अलर्ट पर भी रखा है। तो बिहार की स्थिति की अगर हम बात करें तो हीटवेव अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है सरकार के और प्रशासन के। ऐसे में लोगों को बचाना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में पटना से मधुरेश नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मधुरेश, सुप्रभात आपको। गर्मी तो इन दिनों काफी ज्यादा पड़ ही रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर अगर हम तापमान की बात करें तो आपको रोकना चाहेंगे, एक वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया है और उसका वीडियो सामने है। अब आपको वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और हम जानते हैं कि कन्याकुमारी में किस तरह से जो मेडिटेशन को लेकर ध्यान साधना है उसमें प्रधानमंत्री गए और 7वें चरण का जो ये चुनाव है उससे पहले ये जो ध्यान साधना है प्रधानमंत्री की, और जिस तरह से इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमने देखा कि एक एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की गई है कृतिका, खास तौर पर जो 7 चरण हमने देखे, प्रधानमंत्री एक स्टार प्रचारक के रूप में तमाम उन राज्यों में गए और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए। बिल्कुल, और इस बार अगर हम बात करें तो आखिरी चरण का मतदान अचल कल होने वाला है, जिसमें खास तौर पर सभी की नजर वाराणसी सीट पर भी जरूर बनी रहेगी। हालांकि खास तौर पर नजर ये रहने वाली है कि आखिर कितने वोट वहां पर पड़ेंगे, और इस बार फोकस भी उन सीटों पर, उन जगह पर ज्यादा किया गया जहां पर पिछली बार वोट प्रतिशत बिल्कुल, और ये वोट प्रतिशत ही बढ़ाना है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसके बाद आकर हम इस खबर पर फिर से चर्चा करेंगे। वक्त ब्रेक का। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और लगातार हम मौसम के मिजाज पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वो लू जो है वो जानलेवा साबित हुई है। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, किस तरह से प्रशासन की तैयारी है इस तरह की हीटवेव की स्थिति से निपटने के लिए? मधुरेश, लगभग
यहाँ सुबह अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इतनी तेज गर्मी है कि बिल्कुल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कल लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हीट वेव के कारण हो गई थी। आज भी जो मौसम विभाग है उसके द्वारा 14 जिलों में मौसम को लेकर के, लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 16 जिलों में बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है। और इसी बीच कल कई सीटों पे यहाँ पे लोकसभा चुनाव का मतदान भी होना है, तो इसको लेकर के भी अलग अलग जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। खास करके राजधानी पटना में जो बड़े अस्पताल हैं वहां पे कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और उसके साथ में ही ये लोगों को फ्री ORS और अलग अलग दवाइयां दी जा रही है जो भी मरीज आ रहे हैं दिन में। और लगभग सारे अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है दुगनी से ज्यादा हो गई है लू को लेकर के। जी, अगर बात करें वहां के प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन ने तो तैयारी की ही हुई है, अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल तापमान क्या कुछ कह रहा है वहां पे? अधिकतम तापमान कितना वहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है? क्या कुछ अनुमान है? आज राजधानी पटना में लगभग 42 डिग्री के पार तापमान जा सकता है, जबकि जो गया था वो बुधवार को रोकना चाहेंगे मधुरेश आपको। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया है, उसका वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपसे साझा कर रहे हैं।
तो आप देख रहे थे तस्वीरें, ये कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक का मेमोरियल है, ये अपने आप में बेहद ख़ास है क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं और ख़ास तौर पर इस रॉक मेमोरियल की अगर बात की जाए तो 125वां जब रामकृष्ण मठ की वर्षगांठ थी तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका जीवन कहीं ना कहीं विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है और यहाँ पर विकसित भारत का सपना देखा था स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल, और इसी के साथ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे देश दुनिया का तमाम जो तापमान है और जो तापमान में बदलाव हो रहा है उसकी भी हम बात करें, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं, मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ, वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है चल सभी दर्शकों का। बिल्कुल, हमने बात की लू की, लेकिन एक तरफ अगर बात करें केरल की तो वहाँ मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप में लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश में के सीधी में 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री पारा पहुंचा। इसके अलावा उड़ीसा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जो है दिल्ली से सुयश शर्मा और जयपुर से मोहम्मद अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुयश, आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली की अगर बात हम करें तो दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 92% जो है 52 डिग्री भी तापमान क्रॉस कर चुका है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? अभी की अगर बात करें तो अभी 8:30 का टाइम हुआ है और टेम्परेचर 34 डिग्री पहुंच चुका है अगर मैं बात करूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी जैसे टाइम है और लोगों को, लेकिन साथ ही येलो अलर्ट कल IMD की तरफ से दे दिया गया है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद राहत देखी जा सकती है, लेकिन अभी जो हालात हैं वो यही बने होंगे। हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से भी मोहम्मद अतीक जुड़े हुए हैं। अतीक, खास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी जब गर्मी शुरू ही हुई थी तभी से लोग झुलस रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि पश्चिमी विक्षोभ जल्द आएगा और तराई और जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर जब मौसम में तब्दीली आएगी उसका सीधा असर यहाँ पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी किस तरह की स्थिति वहाँ पर है और प्रशासन की क्या तैयारी है इस तरह की हीट वेव से निपटने के लिए? बिल्कुल, राजस्थान में जिस तरीके से भीषण गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है, अगर हम यहाँ का बात करें सबसे अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 48.3%, 30%। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजधानी जयपुर है, राजधानी जयपुर में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अगर हम बात करें यहाँ के प्रशासन की तैयारियों की तो प्रशासन ने काफ़ी कुछ तैयारियां कर रखी हैं। मुख्यमंत्री खुद पानी की कमी की जो समस्या, कई सारी शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के जो यहाँ पे पंप हाउस है वहाँ का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जो अधिकारी हैं उनको पानी की सप्लाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अभी कल ही जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश ने स्वप्रसंज्ञान लिया है। उनका कहना है कि
जो हीट वेव से जो मौतें हुई हैं उनमें जो परिजन हैं, परिजनों को मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा भी कई सारी गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। इस तरीके से जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है हीट वेव को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अतीक आपका और डॉक्टर सुरेश आपका इन तमाम जानकारियों को और वेदर अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझते दिल्ली वासियों के बीच अब जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में इस वक्त जल आपूर्ति जो है वो बाधित है। पानी के टैंकरों पर बिछते पाइप के जाल और लोगों की लंबी लंबी लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दिल्ली वासी किस तरह इन दिनों बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में जो जल संकट है, नगर सेवक सबके सेवा करता बोले आए, फिर उनको दिख रहा नहीं आज तक भी कि मरियमपुर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं ले रहा कोई भी। हर एक गांव में टाकी है, पानी का बोर है, हमारे गांव में बोर नहीं लगता बोले तो हमको टाकी चाहिए सरकारी। ये टाकी सड़ गया, सरकारी टाकी है। और इस बीच दिल्ली प्रदेश भाजपा जल संकट के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली प्रदेश भाजपा सुबह 11 बजे ITO स्थित शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के विरुद्ध मार्च निकालेगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ेंगे, लेकिन दिल्ली से गर्मी और जल संकट दोहरी मार दिल्ली झेलती हुई नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है कृतिका, हमने हमेशा देखा है कि दिल्ली खास तौर पर पानी के संकट से जूझती है ऐसे मौसम में। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, आप जल शक्ति के रिपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दिल्ली इस वक्त पानी के संकट से जूझ रही है और ये पहली बार नहीं है, तो सरकार क्यों कदम नहीं उठाती? हीट वेव और गर्मी आना हर साल की बात है, तो पानी की आपूर्ति क्यों पूरी नहीं की जाती दिल्ली वासियों के लिए? यही मैनेजमेंट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि हर बार ये सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता है कि गर्मी के टाइम पे जब पता है कि पानी की किल्लत होगी और लोगों को पीने के साथ साथ नहाने की भी ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्लानिंग को लेकर के लगातार सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और ये राजनीतिकरण का इस प्रकार से किया जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी जो है वो कम आपूर्ति की जा रही है, इस वजह से जो बैराज है वहाँ पर जो है वजीराबाद बैराज है वहाँ पर पानी का लेवल कम हो गया, इस वजह से हो रहा है। बोरिंग को लेकर जो कह रहे हैं कि बोरिंग के थ्रू पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो जमीनी स्थिति है, जिस प्रकार से लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो जिस प्रकार से परेशान है, उनकी मैं बात जरूर आपसे कराना चाहूंगा, क्योंकि असली भुगतान जो है वो दिल्ली की जनता है। क्या समस्या आपको आ रही है? सर, पानी का समस्या है, पानी बिल्कुल हम लोग को मिलता नहीं है, हम लोग कैसे गुजारा करें जो, तो हम लोग के दिल से पूछो। लोटा पानी के लिए हम लोग भाग भाग के कहाँ जाते हैं ना, बोरिंग में। यानी कुल मिलाकर आंचल अगर देखा जाए तो पानी रहता है, हॉस्पिटल नहीं रहता तो हम दवाई पहाड़ी हॉस्पिटल से ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बना के 5 लाख रुपए क्यों लगाया? ये दिल्ली की राजधानी का, ये राजधानी दिल्ली का हाल है चंद्रशेखर। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर, ये तस्वीरें परेशान करती हैं। यहाँ पर जो बोरिंग है, ये लोगों का कहना है, यहाँ पर जो बोरिंग है, ये बोरिंग भी यहाँ पर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, सरकारी बोरिंग है, जबकि जो प्राइवेट बोरिंग है वहाँ पर पानी आ जाता है। लेकिन का कहना है कि जो 3 बोरिंग यहाँ पर बह गई थी, सरकारी बोरिंग थी, उसमें बोरिंग के पानी का क्या करेंगे चंद्रशेखर? वो बहुत खारा होता है और सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, लेकर के भी बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये तस्वीरें विचलित करती है कि एक पाइपलाइन से 4 लोगों को भरना पड़ रहा है। समय कम है आपके पास, लेकिन हम लगातार आपसे आगे जो हमारे बुलेटिन होंगे इस पर खबरें पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। भावना, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग आंचल और कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें मुख्य पृष्ठ पर अखबारों में छाई रही हैं। अगर बात करें हिंदुस्तान अखबार की तो मैदान जंग की बात करें, जो उनका पृष्ठ है वहां एक हेडलाइन है, याद रहेगा गर्मी का ये चुनाव, जहां अखबारों ने तमाम तरीके के डेटा जो है, दिलचस्प डेटा जो है वो पेश किए हैं इन आम चुनावों से जुड़े हुए, जहां बताया गया है कि ये जो आम चुनाव है वो दूसरा सबसे लंबा चलने वाला चुनाव रहा है अगर 1951-52 के बाद की बात की जाए। उसके साथ ही कई रिकॉर्ड भी इस चुनावों में बने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़
मतदान हुआ है। साथ ही साथ वर्ष 1996 के बाद सबसे अधिक उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में रहे हैं, यानी कि 8,360 उम्मीदवार जो हैं इस बार चुनावी मैदान में रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया में सबसे अधिक मतदाता इस बार चुनाव में ले रहे हैं हिस्सा। 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स अपने देश में हैं जो इस समय चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इतिहास में सबसे कम वोटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार कांग्रेस। अगर अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर भी दिलचस्प है, क्योंकि G7 मीटिंग होने वाली है इटली में 13 से 15 जून तक, और जहां 3 राष्ट्राध्यक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में भी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो आने वाली मीटिंग में 13 से 15 जून की मीटिंग में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे। आपको बता दें कि G7 में भारत जो है हालांकि हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस मीटिंग में भाग लेता रहा है। अगली खबर की बात करते हैं आंचल और कृतिका, तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 में वृद्धि दर 7% से अधिक रहने का अनुमान जताया है। बेहतरीन खबर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार स्टेबल रहती हुई नजर आ रही है और तीसरा वर्ष है जहां 7% से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड दर्ज आगे बढ़ रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि है मौसम से जुड़ी हुई। हम लगातार नया सवेरा में भी और डीडी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला में बता रहे हैं कि मौसम किस तरीके से अलग अलग करवट बदल रहा है। दक्षिणी मौसम की बात करें तो केरल में मानसून आ चुका है, वहीं उत्तर भारत में लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून से मौसम में बदलाव आ सकता है। वहीं हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड, वहाँ पर भी 6 दिन पहले मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन पहाड़ों की बात करें तो जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है। आखिरी खबर की बात करते हैं आंचल और कृतिका, तो आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर 20 सिगरेट रोजाना आप पीते हैं तो मतलब आपकी उम्र 13 साल जो है वो कम हो रही है। साथ ही साथ इस साल की जो थीम रखी गई है वो बच्चों को तंबाकू की आदत से बचाने की रखी गई है, क्योंकि अगर 10 में से 9 लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनकी उम्र जो है वो 65 साल तक भी नहीं पहुंच पाती है और 13 साल जो उनकी उम्र है वो घट सकती है। तो ये तो थी आंचल और कृतिका आज के अखबारों की सुर्खियां। बिल्कुल, और के तो पैकेट पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में अब नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। बात करते हैं अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की। अगर हश मनी की बात की जाए तो उन पर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका अब लग चुका है। जो आरोप उनके ऊपर थे वो अब सिद्ध हो चुके हैं और अब सजा का ऐलान और किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस के 34 मामलों में दोषी करार दिए गए। आंचल, बिल्कुल, और ये पहली बार होगा कि किसी राष्ट्रपति की जब हम बात करें, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो 11 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। 34 ये हश मनी के मामले हैं जिस पर बड़ा झटका लगता हुआ डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं बात है कि अब क्या वो दोबारा राष्ट्रपति पद की दौड़ में जब शामिल होंगे तो ये मामला कितना ज्यादा प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट की तरफ से बेशक उन्हें दोषी करार दिया गया हो, लेकिन वो अभी तक खुद को दोषी नहीं मानते हैं। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। मौसम की अगर बात की जाए तो खास तौर पर उत्तर और मध्य भारत में इस वक्त जबरदस्त हीट वेव का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि 1 जून से पहले अगर हम दक्षिण की बात करें तो वहां मानसून आने की पूरी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी मौसम विभाग का यह मानना है कि वो अपने तय समय से आएगा, लेकिन अभी खास तौर पर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में हीट वेव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों का और देखते कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है।
तो चलिए आज के इस खास अंक में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अब अगली बार हाजिर होंगे अगले सोमवार को, तब तक आप आनंद लीजिए, लेकिन कुछ खास तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत की सुंदर कलाकृति के साथ ओडिशा में समुद्र के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस कलाकृति को बनाया है। आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH